हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है भाई एलॉन मस्क की तो 500 बिलियन डॉलर के क्लब के अंदर वो घुस गए हैं। मतलब उनकी नेटवर्क 500 बिलियन डॉलर की हो गई है। पहले बंदे हैं जो इस लेवल पे पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। अभी रिसेंटली टेस्ला के स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा जो उनकी एक्स एआई है उसकी वैल्यूएशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जो स्पेस एक्स है उसकी वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे भाई, 2015 से 20 एकदम ग्रेजुअल प्रोसेस था। उसके बाद तो भाई ऐसा लगता है कि पीआर गेम से कहां उड़ गए हैं। और मैं लिटरली कहूंगा यहाँ पे पीआर गेम भी बहुत ज्यादा इवॉल्व है, क्योंकि इतनी वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। बाकी ओपन एआई वालों ने 6.6 बिलियन डॉलर के अपने शेयर्स बेचे हैं। 500 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर भाई ये पहुंच गए हैं। ये हाईएस्ट हो गई है अगेन एवर, अगर किसी प्राइवेट कंपनी की बात करके चले तो। अब यहाँ पे देखो, एलॉन मस्क और ओपन एआई के जो सैम ऑल्टमैन है आपस में लड़ते रहते हैं। एलॉन मस्क की खुद की नेटवर्थ 500 बिलियन डॉलर है और सैम ऑल्टमैन जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी पूरी वैल्यूएशन 500 बिलियन डॉलर है। अब आप कह सकते हो ऐसा जज नहीं करना चाहिए, ओपन एआई की पोटेंशियल ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं एक्सएआई भी इस चीज के अंदर अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप ये लिस्ट देखोगे ना, इसके अंदर टॉप 5 के अंदर एलॉन मस्क की 2 कंपनीज है। स्पेसएक्स 425 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर है और एक्सएआई 200 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर है। इस लिस्ट के अंदर रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो भी दिखाई दे रहा है। अभी आईपीओ आने दो, वैल्यूएशन सेट होने दो, हो सकता है वैल्यूएशन और ऊपर उठती हुई दिखाई दे। ऑल दो हमको इनको इस लिस्ट में कंसिडर नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग एक सब्सिडरी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। बट अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करके चले तो भाई डेटा सही है। बाकी वॉरेन बफेट ने ऑक्सीकैम को 9.7 बिलियन डॉलर के अंदर खरीद लिया है। ये बर्कशायर हैथवे ने खरीदा है और वॉरेन बफेट की शायद ये आखिरी डील हो सकती है। इस साल ही वो रिटायर करने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनके रिटायरमेंट से पहले बहुत सारा पैसा बर्कशायर हैथवे के लिए वो छोड़ के जा रहे हैं कि मार्केट में अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो उस कैपिटल को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। क्योंकि बहुत जगह मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई अगला साल उतना अच्छा नहीं हो सकता है, बहुत सारे ग्लोबल क्लैशेस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प जो हरकतें कर रहे हैं वो फटता हुआ आ सकता है। जो जो यूएस का डेट है वो बहुत खतरनाक लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो एआई कंपनीज के बबल बन रहे हैं वो फट सकते हैं। बाकी देशों के बीच में कलेश तो होते ही रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए जहां पर यही बात करी जा रही है, अगला साल अच्छा नहीं है, तो शायद ही अगले साल के वेट के चक्कर में पैसे रख के बैठे हैं। बाकी कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किस तरीके से मार्केट कब क्रैश करेगी, क्या होगा, बट ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्केट इस टाइम पे बहुत हाई है। बर्कशायर हैथवे पहले ही 28% इस कंपनी के ओन करते थे, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ही देखा है। इसके अलावा अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो उन्होंने 33 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं नियो क्लाउड के अंदर। अब समझने की कोशिश करो ये कितना बड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होने वाला है इनके लिए। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी वजह से नियो क्लाउड के ये जीपीयू सर्वर यूज करेंगे। 1 लाख एनवीडिया के लेटेस्ट जीपीयू पड़े उनके पास। जिनको नहीं पता भाई, अभी एआई रेस के पीछे सबसे बड़ी पावर हाउस होने वाला है डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स के अंदर भी जीपीयूज, और अभी ग्लोबल मार्केट में जीपीयू की शॉर्टेज चल रही है। जिसके पास ऑलरेडी जीपीयूज पड़े हैं उनके पास में एक एज है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाई कि भाई पैसा फेंको और अपने पास में जीपीयूज ले आओ, जिससे हम एआई की रेस के अंदर अच्छा काम कर सके। अगर आप चार्ट देखोगे ना भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड वाले। पहले ही इस मार्केट के अंदर लीडर थे, मैं कहूंगा। मेरे को 2019 या 2018 के अंदर मैंने एक लाइव स्ट्रीम कर रखा है मेन चैनल साहिल खन्ना के ऊपर। वहां पर मैंने बात करी थी माइक्रोसॉफ्ट एजर बहुत बढ़िया है भाई, ये हो रहा है वो हो रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, 1-2 साल वेट करो बहुत ज्यादा उठेगा। तब से वो तैयारी कर रहे थे। उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट एजर बहुत आगे नहीं था, और जैसे ही ये एआई बूम आया माइक्रोसॉफ्ट वालों को, गूगल वालों को बहुत एडवांटेज दिखाई दे रहे हैं। अमेजॉन वेब सर्विसेज एडब्ल्यूएस जो लीडर हुआ करता था वो इस एआई रेस में पीछे जा रहा है। बाकी वीडियो में जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस आपके लिए लाता रहता हूँ। और भाई साहिल खन्ना फाइनेंस के ऊपर सेकंड वीडियो आ गई है जहां पर हमने बताया है क्यों 80% ट्रेडर्स लूज करते हैं। डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है और बहुत ही डिटेल के अंदर इस सीरीज को हम लेके जा रहे हैं। जिनको भी ट्रेडिंग समझनी है, ये ट्रेडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है, तो अभी से फॉलो कर लो यार। हफ्ते में 2 वीडियोस आने का प्लान सोचा है हमने, तो हफ्ते में 2 बार आपको वीडियो बैठ के देखनी है।
एक महीने के बाद में बात करना कि आपका लेवल कहाँ तक जाता है। कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देखो समझो फिर डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं भी पर्सनली सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके सारी चीजें काम करती है। बाकी इंटेल की बात करके चले तो AMD को अपना फाउंड्री कस्टमर ऐड करने वाले हैं, मतलब उनकी फैक्ट्री के अंदर AMD वाले अपनी चिप बनाएंगे। इससे पहले कहा जा रहा था कि एनवीडिया, सॉफ्टबैंक, एप्पल सबके सब आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है इंटेल के साथ में, क्योंकि इंटेल एज अ कंपनी तो बहुत बुरा हाल दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से ही उनको एडवांटेज देखने को मिल सकती है। बाकी ताइवान की बात करके चले तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प का जो 1:1 रेशियो का चिप रूल था उसको रिजेक्ट कर दिया खुलेआम। बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि भाई आधी चिप यूएस के अंदर बनाओ, आधी चिप तुम बाहर से इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टैरिफ नहीं लगेगा। ताइवान ने कहा भाई हमको लेना देना नहीं है इस बात से, लगाओ टैरिफ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कहीं ना कहीं इससे यूएस को और नुकसान होने वाला है। पहले ही आपने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि भाई यूएस की टेक्नोलॉजी चाइना नहीं चाहेगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जिससे कहीं ना कहीं चाइना अब अच्छा खेल रहा है एआई की रेस के अंदर, जीपीयूज की रेस के अंदर, डेटा सेंटर्स की रेस के अंदर। और अब आप ताइवान से अगर पंगा ले लोगे तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस टाइम पे यूएस 10% से भी कम वर्ल्ड की जो एडवांस चिप होते हैं उसको बनाता है। ऑल्दो कंपनीज होगी जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है पर बनाते नहीं है वो। जो ताइवान का TSMC है वो 60% ग्लोबल चिप प्रोडक्शन देखता है, 90% जो सबसे एडवांस चिप्स है ना उसको देखता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा भाई 20% टैरिफ लगाऊंगा और ज्यादा मेरी बात नहीं मानोगे तो और ज्यादा लगा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नुकसान किसको होगा? यूएस को ही होगा ना। चिप्स उनके लोगों को ही महंगी दिखने वाली है। बाकी इंडिया रशिया के रिलेशनशिप और इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक चीजें हुई है। पुतिन जी ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट करा है कि भाई रशिया का जो इंपोर्ट है वो इंडियन गुड्स का वो बढ़ाएंगे ताकि बैलेंस ऑफ ट्रेड हो पाए। और इस चीज के बारे में ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से बातचीत चल रही है, ये अभी तक कैपिटलाइज तो हुआ नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। कहानी बता देता हूँ है क्या। इस टाइम पे इंडिया रशिया से इंपोर्ट कर रही है रशियन ऑयल, बहुत ज्यादा ले रही है। अब इंडिया के पास में बहुत सारा रशिया का एक तरह से मान लो उधार पड़ा है। अब उस उधार को कैसे इंडिया दे? यूएस डॉलर काम नहीं कर रहा रशिया के अंदर, इंडिया में इतना रशियन करेंसी रूबल होगा नहीं, इंडियन रुपी दे देगी, जिसका रशिया वाले भी क्या करेंगे। तो रशिया वालों को समझ में आ रहा है कि अब वो जो पैसा ट्रेड डेफिसिट से क्रिएट हो रहा है उससे कुछ ना कुछ इंपोर्ट करा लेते हैं। तो अब उन्होंने, डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर कैपिटलाइज करने की बात करी है। और उन्होंने बोला है हम फार्मा मंगा लेंगे और एग्रीकल्चर मंगा लेंगे, तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने फार्मास्यूटिकल के ऊपर टैरिफ लगाया था सोच के कि भाई इंडिया वाले डर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पुतिन कह रहे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दे देगा। तो कहीं ना कहीं उड़ते हुए तीर वापसी लग रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रम्प को। आगे अगेन टाइम बताएगा, हो सकता है ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रम्प के हिसाब से जाए और सब कुछ सही होता हुआ दिखाई दे। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम परसेंटेज चीज के, क्योंकि कहीं ना कहीं दुश्मनी बहुत ज्यादा नुकसान देती है। ये मेरा ओपिनियन है, मैंने पहले भी कई बार बोला है, एक बंदे को जीतने के लिए दूसरे को हारना जरूरी नहीं है। ये जो साइकोलॉजी है अगर आप समझ जाओगे ना तो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बनोगे। ज्यादातर बिजनेसेस कोशिश करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को नीचे गिराने के लिए कि भाई मैं मार्केट शेयर कैप्चर कर लूं, मैं मार्केट शेयर कैप्चर कर लूं। बट सोचो अगर वो सबके सब मिल के इंडस्ट्री को ग्रो करे तो कहीं ना कहीं सबकी होल्डिंग बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस न्यूज सेक्टर के अंदर मान के चलते हैं आज 1 लाख बंदा है जो ये देखता है। अब क्या होता है और भी लोग आ जाते हैं जो कंटेंट बनाने लग जाते हैं इसी नीश के अंदर और उनके भी अच्छे खासे व्यूज आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो 1 लाख लोगों की ऑडियंस होती है 4-5 लाख तक एक्सपेंड हो जाती है। अभी मैं क्या कैप्चर करके बैठा हूं, मान लो 1 लाख की ऑडियंस है, हम 30,000-35,000 व्यूज लेके आते हैं तो मतलब हम 35% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। अब अगर ये मार्केट ही 5 लाख की हो जाएगी तो उसके अंदर अगर हम 10% भी शेयर लेंगे मतलब हमारी होल्डिंग घट गई है, फिर भी हम 50,000 व्यूज लेके आएंगे। शायद ये वाली जो थ्योरी है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, लोग कहेंगे भाई यूट्यूब में ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। बट यार जनरली मैंने 14 साल मार्केटिंग करी है, एजेंसी चलाई है, बहुत सारे बिजनेस की मार्केटिंग करी है, तो मैंने तो यही फिनोमिना देखा है कि जब हम पूरी इंडस्ट्री को बढ़ाने के पीछे जाते हैं ना कहीं हमारा मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। बाकी सेबी की बात करके चले तो सेबी प्लान कर रही है जो फैमिली ऑफिसेज है उनको रेगुलेट करने का। अभी तक फैमिली ऑफिसेज रेगुलेट नहीं थे उतने ज्यादा, अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अब रेगुलेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी लेके आई जाएगी कि आप कितना पैसा कहां पर लगा के बैठे हो, इंक्लूडिंग उनकी पोर्टफोलियोज, उनकी फंडिंग एक्टिविटीज, चाहे उन्होंने किसी को डेट में पैसा दिया है, स्टार्टअप में डाला है,
स्टॉक मार्केट में डाला है या किसी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में डाला है, ये सारे के सारे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। बाकी इंडिया की जो फंडिंग है वो Q3 के अंदर 38% नीचे जाती हुई दिखाई दी है। ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया की फंडिंग रिवाइव हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आए थे, बहुत सारे लोगों को लगा था कि भाई ये इकोसिस्टम अब उठेगा, अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर ये AI बूम आया, उसके अंदर लगा कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया कुछ कर देगा, इंडिया में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं फंडिंग उतनी ज्यादा नहीं आई है। ओवरऑल 56 डील्स देखने को मिली है जिसमें $356 मिलियन रेस करे गए हैं। मेजॉरिटी जिसमें से पैसा स्लीप कंपनी और सिटी मॉल ने रेस किया है। स्लीप कंपनी वालों ने $55 मिलियन रेस किया, सिटी मॉल वालों ने $47 मिलियन रेस किया। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करके चले ना, अभी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है ना वो AI को लेके बहुत ही ज्यादा इन है। सबको लग रहा है कि भाई ये AI में एक स्टार्टअप फट गई तो जो मल्टीप्लिकेशन मिलना है वैसा मल्टीप्लिकेशन कहीं नहीं मिलेगा। बाकी जेप्टो की बात करके चले तो जेप्टो ने $450 मिलियन रेज करने का प्लान किया है $7 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। भाई इतनी तेजी से जेप्टो की वैल्यूएशन बढ़ रही है ना, समझ में नहीं आ रही बात। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 20% ग्रोथ दिखाई है उसने। अगर हम ऑर्डर वैल्यू की बात करके चले तो 2024 के अंदर कंपनी की वैल्यूएशन $5 बिलियन की थी और आज $7 बिलियन जाती हुई दिखाई दे रही है। पीछे बहुत सारी जेप्टो के ऊपर नेगेटिव खबरें निकल के आई कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जेप्टो भाई पैसा रेस कर पा रहा है। बाकी हाइपर प्योर की बात करके चले तो वो होम बेकर्स केटर्स को भी केटर करने का प्लान कर रहा है। देखा जाए तो बहुत ही छोटी टिकट साइज के ऊपर ये काम करने वाले हैं। जिनको नहीं पता हाइपर प्योर है क्या, जोमेटो की या फिर मैं कहूंगा एटर्नल्स की एक सब्सिडरी है जो कि B2B रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। एक रेस्टोरेंट को दाल चाहिए, आटा चाहिए, टमाटर चाहिए तो वो सप्लाई करती है। तो अब ये केटर्स और बेकर्स की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब बहुत ही छोटे टिकट साइज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक नीच के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनका मार्केट शेयर कम होता हुआ दिखाई दिया है। ब्लिंकिट रिसेंटली इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर आ गया जिसकी वजह से जो इनका बहुत बड़ा बिजनेस चंक था वो चला गया। बेसिकली कहानी क्या होती थी, तो मान के चलो मैं आटे का मैन्युफैक्चरर था तो मैं वो आटा क्या करता था, हाइपर प्योर के थ्रू बहुत सारी दुकानों के ऊपर सप्लाई करवाता था और वही जो आटा होता था वही ब्लिंकिट के मॉडल के थ्रू ब्लिंकिट से भी बिक जाता था, जिससे कहीं ना कहीं हाइपर प्योर के पास में एडिशनल बिजनेस आता था। बट अब ब्लिंकिट इन्वेंट्री मॉडल पे आ गया तो अब वो किसी से ले नहीं रहा, डायरेक्टली अपने पास ही रख रहा है। तो इसके चक्कर में इनको रेवेन्यू एक्सपेंशन करने के लिए काम करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है ब्लिंकिट ने जो अपना रेवेन्यू मॉडल शिफ्ट किया है, जो इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर आए हैं, इसकी वजह से 60% टॉप लाइन रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई दिया है। ये बड़ा नंबर होता है। बाकी Amazon फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है भाई, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं COD ऑर्डर्स के अंदर इंडिया के अंदर। मतलब अगर आप कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हो तो आपके ऊपर जो प्लेटफॉर्म फीस होती है वो ज्यादा लगती है। एक रिसर्च देखी गई जिसके अंदर पता लगा कि Amazon 7 से 10 रुपए पर ऑर्डर ज्यादा चार्ज कर रहा है और फ्लिपकार्ट और फर्स्ट क्राई 10 रुपए एडिशनल चार्ज कर रहे हैं। IIM अहमदाबाद के एक सर्वे के हिसाब से 65% जो कंज्यूमर्स है वो इस टाइम पे भी COD प्रेफर करते हैं। लो इनकम के अंदर COD बहुत बड़ी प्रेफरेंस रहती है। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी बोले कि भाई ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बट बहुत सारे ई-कॉमर्स सेलर्स जो मेरे को देख रहे हैं उनको पता है कि रियलिटी क्या है। जब भी आप कैश ऑन डिलीवरी पे कोई लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ में काम करते हो तो आपको वो कैश हैंडलिंग फीस लगती है जिसकी वजह से आपकी डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा आती है। इसके अलावा एक और फैक्ट देखा गया है कि कैश ऑन डिलीवरी में कैंसिलेशन बहुत हायर होता है, प्रीपेड के अंदर उतना हायर नहीं होता है। कैश ऑन डिलीवरी के अंदर फेक ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं बट प्रीपेड के अंदर फेक ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बिजनेस अपने आप को प्रॉफिटेबल करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज लगा रहा है, मुझे लगता है इसको एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में नहीं डालना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। मैंने बहुत बार Amazon फ्लिपकार्ट को क्रिटिसाइज किया है कि भाई वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक नेसेसिटी है। अगर कोई अपना खुद का D2C स्टोर भी करेगा ना तो उसको भी ये चीज करनी पड़ती है या फिर ऐसी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है कि भाई अगर 500 रुपए से ऊपर का ऑर्डर करोगे तो आपको ये बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, प्रीपेड करोगे तो आपको इतने रुपए का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कई कंपनीज इस तरीके से भी इसको खेलती है, बट रियलिटी यही है मार्केट की। इसके अलावा PVR आइनॉक्स के ऊपर CCI ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है कि भाई वो फ्री ट्रेड का ब्रीच कर रही है। देखो कहानी क्या है, जब डिजिटलाइजेशन आ रही थी मूवी सिनेमा के अंदर कि भाई अब सिनेमास डिजिटल प्रिंट दिखाएंगे, तो वहां पर वर्चुअल डिजिटल फीस करके एक सीन निकाला गया था जो कि प्रोड्यूसर्स एक्स्ट्रा पे करते थे।
कि कहीं ना कहीं डिजिटल दिखाने के लिए आपको इंफ्रा बनाना पड़ता है, जिससे कॉस्टिंग आती थी, बहुत कुछ होता था। बट आज ये चीज लागू नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि पूरा इंफ्रा बन चुका है, सबके सब डिजिटल आ चुके हैं। मार्केट में जो सिनेमा ऑपरेटर्स है वो चार्ज नहीं कर रहे, बट पीवीआर आइनॉक्स वाले चार्ज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा रही है और मेरे को लगता है कि दिस इज जस्टिफाइड, दिस इज एंटी कॉम्पिटिटिव। बाकी जीरोधा की बात करके चले तो वो अपना जीरो ब्रोकरेज मॉडल बंद कर सकते हैं। अभी नितिन गामा जी ने रिसेंटली एक ब्लॉग के अंदर बोला कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 40% डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है प्रीवियस ईयर से। तो कंपनी को अपना रेवेन्यू मॉडल चेंज करना पड़ेगा। जो इक्विटी डिलीवरी के ऊपर वो फीस नहीं लेते उसको लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी पेपर बोर्ड की बात करके चले तो 48 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है भाई फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। उन्होंने अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। बाकी आप चार्ट के अंदर देखो, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, उसके पीछे एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। एक्सपेंसेस उतने ज्यादा नहीं बढ़े, बट कहीं ना कहीं इसकी वजह से लॉसेस कम होते हुए दिखाई दिए है। कंपनी का आरओसी -14% का है, दिस इज नॉट हेल्दी एट ऑल। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी बहुत ज्यादा कम है, -4% के आसपास। बाकी कंपनी ने एक अप्रोच करी है जहां पर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं। अब मैं समझा रहा हूँ कहानी होती क्या है। कंसेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। जितने भी बड़ी प्लेयर्स होते हैं वो अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। जैसे ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया ने एक कंपनी वाले पकड़ लिए, उनको कहा भाई ये प्रोपोर्शन के अंदर, ये सिस्टम के अंदर, इस तरीके से मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, जहां पे ब्रिटानिया वाले ही कहेंगे कि भाई इस क्वालिटी का ये चीज, ये सब कुछ चाहिए। तो कंपनी वाला क्या करेगा, कंपनी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके प्रोडक्ट बना के देगा और जो उसका ऑर्डर होगा उसके ऊपर कोई उसको मार्जिन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी के रिस्क सारे के सारे खत्म हो गए। कल को कोई हड़ताल होती है, वायरस लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है, कुछ भी होता है, कोई भी लाइबिलिटी निकल के आती है, फैक्ट्री के अंदर कुछ हो जाता है, जो प्रोडक्ट बनाया उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान होता है, वो सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के ऊपर। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये रहता है कि आपका कैश फ्लो कंट्रोल रहता है कि भाई आपको इतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं डालना होता। बंदा माल बनाता है, उधार पे ही आप आगे उधार पे बेच देते हो, फिर वहां से जब पैसा आता है सर्कुलेशन में आप पीछे दे देते हो। अब मुझे पेपर बोर्ड का नहीं पता कि पेपर बोर्ड कैसे काम कर रहा है। हमने बहुत सारे फूड केमिकल्स वालों को सप्लाई किया है, तो आप मान लो आपके घर में जो सॉस वॉस भी आती है ना, उनको भी हम सप्लाई करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि यही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि भाई आपका मार्जिन कम हो जाता है। खुद की फैक्ट्री लगाओगे तो आपको किसी को मार्जिन नहीं देना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी साइड पे आपका क्वालिटी कंट्रोल भी जा सकता है। ऑल्दो बड़ी कंपनीज क्वालिटी कंट्रोल अच्छे तरीके से रखती है, वो अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करवाती रहती है प्रोडक्ट की, रैंडम टेस्टिंग भी होती है, बट फिर भी क्वालिटी कंट्रोल घटता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि लोअर ग्रेड ऑफ फूड प्रोडक्ट मंगाती है, शायद पीछे से उनके पास में यही आता है, या फिर अपने मार्जिन को बचाने के लिए ऐसा करती है। तो ऐसा मेरा ओपिनियन है, स्टार्टिंग के अंदर अपना खुद का प्रोडक्ट बनाओ, बहुत ही छोटे स्केल के अंदर, मतलब एक रूम के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री सेटअप करके, या फिर घर के अंदर ही कोई प्रोडक्ट बना सकते हो तो बना के टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट करके उसको मार्केट में निकाल लो। उसके बाद में थोड़ा सा टेस्ट कर लो कि मार्केट में क्या ट्रैक्शन आ रही है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। फिर बेस्ड ऑन दैट आप सीधा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पकड़ लो डे 1 पे ही। इससे फायदा क्या होता है, आपको फैक्ट्री लगाने की कॉस्ट ही नहीं देखनी, आपको पूरी एक्सपर्टीज के अंदर घुसना ही नहीं है, फैक्ट्री किस तरीके से रन होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। जब आपको दिखाई दे कि भाई अब मार्केट स्टैब्लिश हो गई है, हमारी मार्केट बनने लग गई है, फिर खुद की फैक्ट्री लगाना शुरू कर दो। अगर इनकी बात करके चले तो इनके पास में 66% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से ही आता है। खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की बात करके चले तो 33.78% आता है, जो कि 16% का डिक्लाइन दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हो सकता है इनके काम के अंदर बहुत ज्यादा केपेक्स लगता हो, इसकी वजह से ये सारी के सारे ऑपरेशंस को कर रहे हैं। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज ने 1 अक्टूबर से कमीशंस को घटा दिए, मतलब जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं आगे अगर वो इंश्योरेंस बेचते हैं, चाहे वो नया बेचते हैं या फिर रिन्यू कराते हैं, तो उनकी कमीशन कम होती हुई दिखाई देगी। आईसीआईसी लोम्बार्ड, केयर हेल्थ, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब ने कम्युनिकेट कर दिया है अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को। तो एलआईसी ने भी अपना कट किया है कमीशन के अंदर, 35% से 28% पे ले आया है, जहाँ पे जो रेन्युअल कमीशन होती है उसको थोड़ा बढ़िया किया, बढ़ाया है उसको। और ये सारी चीजें क्यों हुई है, क्योंकि जीएसटी 0 कर दिया गया है इंश्योरेंस के ऊपर, और इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी कम करने की वजह से उन पे लाइबिलिटीज खड़ी हो गई है। पहले उनको इनपुट क्रेडिट मिल जाता था, क्योंकि जैसे हॉस्पिटल का बिल बना तो उस पर जीएसटी लगा हुआ है, आपसे भी जीएसटी इन्होंने चार्ज किया था, वो दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनको फायदा होता था। बट अभी आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे और पीछे जीएसटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जीएसटी उनके लिए वेस्ट हो जाएगा, वो एक तरह का एक्सपेंस हो गया। तो इसकी वजह से कहा जा रहा है कि मार्जिन थिन होते हुए दिखाई देंगे।
और गवर्नमेंट की थोड़ी रेगुलेशन भी है इसके ऊपर कि भाई वो ये नहीं है कि सारा का सारा जो कॉस्ट बड़ा है वो सारा का सारा कस्टमर पे ट्रांसफर कर दे। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। मेटल इंडेक्स, बैंक इंडेक्स इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया। और देखो देखो पहली बात तो फेड रेट कट के चक्कर में थोड़ी सी मार्केट ठीक चल रही है, ऐसा लग रहा है सबको कि ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा रेपो रेट कंट्रोल रही है, वो भी एक रीजन हो सकता है। हमारी जीडीपी की फोरकास्ट इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी एक रीजन हो सकता है। जो पुतिन ने अनाउंसमेंट करी है कि भाई इंडिया से फार्मा ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो भी एक रीजन हो सकता है। बाकी हेल्थ केयर इंडेक्स डिक्लाइन दिखाई दिया है, तो शायद बहुत सारे लोगों को अभी बिलीव नहीं है पुतिन के ऊपर कि भाई वो जो बोल रहे हैं वो करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हो, बहुत टाइम से वाली बातें चल रही है कि रशिया ये ले लेगा, वो कर देगा, वो कर देगा, हो नहीं रहा ये ट्रेड बैलेंस। और इसी के साथ में हमारी आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और तुम जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।